हेलो, राम राम, सत श्री अकाल, नमस्ते मेरे प्यारे सभी भाइयों एवं बहनों। आप सभी को एमएससी डिजिटल क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सीटेट के अंतर्गत विगत वर्षों में पूछे गए जितने भी प्रश्न पत्र हैं, मैं उन सभी को आपके सामने व्याख्या करके एक बेहतरीन लेक्चर के साथ रखता हूं और आपका टारगेट में कहीं न कहीं सफलता दिलाने का एक अहम भूमिका निभाने की कोशिश करता हूं। मेरा टारगेट यह है कि आपको सीडीपी सेक्शन में 30 आउट ऑफ 30 बिल्कुल आए। तो चलिए दोस्तों, हम सेशन का बिना देरी किए हुए हम लेकर चलते हैं 31 दिसंबर जब 2021 का पेपर उल्टाएंगे तो वहाँ पे पेपर 2 में सीडीपी सेक्शन के अंतर्गत जो 1 to 10 क्वेश्चन मिलेंगे उन सभी प्रश्नों को हम अभी इस एपिसोड में देखेंगे। तो चलिए लेकर चलते हैं सेशन के आगे की ओर। और देखिए, कह रहा है कि काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए। दोस्तों, जीवन में काम ऐसा करना है कि क्या बन जाए, पहचान बन जाए। हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है, मगर ज़िंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। ज़िंदगी काटने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि यहाँ मिसाल बनाने के लिए आए हैं। और जिसकी संघर्ष जितनी बड़ी होगी, सफलता उतना ही बड़ी होने वाली है। तो संघर्ष बड़ा, सफलता भी बड़ा। चलिए देखिए सर, इस क्वेश्चन का मतलब पहला क्वेश्चन लेकर चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अब यहाँ पे जानेंगे किशोरावस्था के बारे में कि विकास की उस अवधि को क्या कहा जाता है जहाँ पे बच्चा जो है सो आत्मसात मानकों पर प्रश्न उठाना जान जाता है। वह जो है सो खुद से खुद को प्रश्न करना जान जाता है, खुद क्या है खुद को पहचानने लगता है, आइडेंटिफाई करने लगता है। और जो है सो अक्सर परिवार वालों के तुलना में राय बहुत महत्वपूर्ण मानता है। किसका? साथियों का। मतलब परिवार वालों का बात नहीं मानेगा उतना, और साथियों का बात ज़्यादातर मानता है, क्योंकि साथियों से हर एक बात शेयरिंग करना जानता है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, ये विशेषता चल रहा है किशोरावस्था। किशोरावस्था का इसको अगर यदि हम लेकर चले तो यहाँ पे देखिए, किशोरावस्था मतलब किस ओर की अवस्था। अब देखिए, ये अभी जो इस उम्र के जो बच्चे होते हैं 12 से 18 वर्ष तक किधर की ओर जा रहे हैं, और यदि किस ओर जा रहे हैं, किस मतलब आप समझ रहे होंगे, किस ओर मतलब दिशा जा रहा है। 12 से 18 वर्ष के जो बच्चे होते हैं वह माता पिता या फिर परिवार वालों के बातों को सुनना पसंद नहीं करते हैं, जितना कि अपने मित्रों को बातों को समझता है। तो याद रखिएगा, यह खासियत किस उम्र के बच्चों को होता है? किशोरावस्था वाले बालकों के उम्र का यह विशेषता है। इस उम्र के बच्चे अपने साथियों के साथ खुलकर बात करते हैं, लेकिन परिवार वालों के साथ नहीं करते हैं, जितना एक दूसरे के तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो। चलिए दोस्तों, सेकंड नंबर क्वेश्चन लेते हैं कि यहाँ पे कह रहा है, यह देखकर कि उसका पुत्र रवि पठन में बहुत रुचि लेता है। मतलब देखो, रवि जो है ना पठन में बहुत रुचि लेता है, बहुत अच्छा से पढ़ने में इंटरेस्ट रखता है, बहुत मज़ेदार रूप में पढ़ता है और 3 वर्ष के आयु में ही पढ़ लेता है। अच्छा, उसके माता पिता ने उसे बहुत सी पुस्तकें लाकर रख दी उसके सामने, उस बच्चे के सामने, रवि के सामने, और अपने माता पिता को प्रोत्साहन से रवि पठन क्षमता के आयु में ही बहुत आगे बढ़ गया। अब देखिए, बच्चे 3 वर्ष के आयु में ही बहुत अच्छे से पढ़ ले रहा है, उसके सामने और अधिक किताब ला के रखा, बढ़िया से पढ़ लिया भाई, है ना। कितना खतरनाक बच्चा भाई। अब कह रहा है उसके माता पिता को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है। तो इस उदाहरण से विकास के किस सिद्धांत को संदर्भित करता है? यह जो देखने को मिला कि भाई छोट खिखिर का मोट नांगर, अर्थात केवल 3 वर्ष के उम्र में वह जो है अपने उम्र से अधिक मतलब 10 वर्ष के जो बालक जिस समस्या को हल कर सकता है, वह 3 वर्ष का बालक ही हल कर रहा है। और जो है सो इस टाइप का जो विकास दर्शाया जाता है, वह विकास 2 कारणों से होता है। यदि उसके माता और पिता
क्या हो, मतलब बुद्धि, उनका आईक्यू लेवल ठीक हो, मतलब अनुवांशिकता अच्छा मिला हो। और अनुवांशिकता के साथ अगर परिवेश भी अगर अच्छा मिला होगा तभी ऐसा कर पाने में संभव है बच्चे, अन्यथा ऐसा करना संभव नहीं है। क्योंकि कम उम्र में, अर्थात उसका मेंटल जो है, सोचने का थिंकिंग प्रोसेस है, वह कहाँ से आया है, अनुवांशिकता से आया है, माता पिता से आया है। और उसकी माता पिता ने उसको वैसा क्या दे रखा है आपस में, वहाँ पे उसके इर्द गिर्द परिवेश दे रखा है। यदि दोनों आपस में करेंगे इंतरक्रिया तो बच्चे का विकास हो जाएगा, उम्र से पहले मेंटली डेवलप्ड हो जाएगा, ऐसा विकास का सिद्धांत कहता है। आप जानेंगे दोस्त कि ये वंशक्रम और ये वातावरण है, ये वंशानुक्रम और वातावरण एक दूसरे से आपस में जुड़ा हुआ है। जिस प्रकार आत्मा शरीर में वास कर रहा है, उसी प्रकार आपको अनुवांशिकता और वातावरण एक दूसरे से गुथा हुआ है, जड़ा हुआ है। आप इस दोनों को अलग कर देंगे तो बिल्कुल किसी का अस्तित्व नहीं रहेगा, न तो शरीर का न ही आत्मा का। जब दोनों मिल जाता है तो एक जैसे व्यक्ति का निर्माण होता है। उसी प्रकार जब जैसे वंशानुक्रम और फिर वातावरण जब दोनों मिल जाता है तो बालक को क्या होता है, विकास होता है। चलिए दोस्तों, लेकर चलते हैं सेशन का अगला नंबर क्वेश्चन। देखिए तीसरा क्या कह रहा है, विकास की कौन सी अवस्था में निम्न लक्षण समाहित है, स्वतंत्रता की स्थापना, समीपता का विकास और अमूर्त चिंतन। दोस्तों अभी आपको जानकारी दिया गया है कि एक किशोरा अवस्था, किशोरा अवस्था मतलब देखिएगा किस ओर की अवस्था, किस ओर की अवस्था, मतलब इस उम्र के बच्चे जो है ना, वह बिल्कुल स्वतंत्र में रहना चाहता है। वह किसी के प्रजातांत्रिक व्यवहार नहीं चाहता है। वह खुली आसमान में 12 से 18 वर्ष के बच्चे जो है ना, वो आप उसको बांध के रखना चाहोगे नहीं रहेगा। वो अपने परिवार वालों को बाधा समझते हैं कि भाई जो वो जीवन में करना चाहते हैं अगर उसके सोच के अनुरूप नहीं हो रहा है तो वह उसको बाधा के रूप में ले लेता है और खुद से वह नया रास्ता निर्माण करने की सोच लेता है। अर्थात सोचने की भी क्षमता क्या है, अमूर्त है। तो ये किस अवस्था की बात किया जा रहा है क्वेश्चन में, किशोरावस्था। दोस्तों किशोरावस्था का कुछ गुण सब आप याद रख लीजिएगा। अगर इसका अर्थ बताऊं तो परिपक्वता की ओर होता है, परिपक्वता की ओर इसका अर्थ है। किशोरावस्था का अर्थ है परिपक्वता की ओर। अच्छा, दूसरा बात, आपसे एज पूछा जाएगा तो क्या बताओगे, 12 से 18 वर्ष तक। अच्छा, किशोरावस्था के बालक क्या करने लगता है, जिम्मेदारी लेने लगता है कि भाई मुझे अपने आगे जीवन में क्या करना है, परिवार को कैसे संभालना है, इन सभी बातों को सोचने लगता है। और जैसो वह स्वतंत्रता दोनों रूप में अनुभव करना चाहता है, चाहे वो भावात्मक हो या फिर जो है सो आर्थिक रूप से हो, किसी भी रूप से होगा, वह जो है सो स्वतंत्रता अपने आप में चाहता है। अमूर्त चिंतन करना चालू कर देता है, अमूर्त चिंतन स्टार्ट कर देता है। फिर जो है सो यौन परिपक्वता आना चालू हो जाता है, यौन परिपक्वता। तो ये किशोरावस्था का कुछ खासियत है। अगर इतना दोस्तों याद रहेगा तो बेफिक्र होकर के आप किशोरावस्था से संबंधित जानकारी बिल्कुल दे सकते हैं। देखिए दोस्तों, सेकंड नंबर क्या कहता है, समाजीकरण। यहाँ पे आप जानने को मिलेगा आपको समाजीकरण क्या होता है। बताइए दोस्तों, समाजीकरण क्या होता है। तो याद रखिएगा कि समाजीकरण जो है ना, समाज में बहुत से ऐसे कारक हैं जो बच्चों के विकास को क्या करता है, प्रभावित करता है। देखिए क्या क्या चीज़ है, मीडिया, मीडिया विकास को क्या करता है, प्रभावित करता है। स्कूल विकास को प्रभावित करता है, समाज विकास को प्रभावित करता है, धर्म विकास को प्रभावित करता है। मतलब क्या है कि समाज के कुछ ऐसे कारक हैं बहुत से जो विकास को क्या करता है, प्रभावित करता है। तो समाज एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें कई संस्थाएं बच्चों के जीवन को अलग अलग अवस्थाओं को प्रभावित करता है। दोस्तों इतना ही जानने से आपको काम नहीं चलने वाला है। अब आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि बताइए कि समाजीकरण को कितने भागों में बांटा गया है। तो समाजीकरण को कुल 2 भागों में बांटा गया है। समाजीकरण को कितने भागों में बांटा गया है,
दो भागों में बांटा गया। एक होता है प्राथमिक और दूसरा कौन सा होता है, द्वितीयक। प्राथमिक और द्वितीयक समाजीकरण। प्राथमिक में कौन सा आता है, जिससे बच्चे डायरेक्ट जुड़े रहते हैं, परिवार, जिससे बच्चे डायरेक्ट जुड़े रहेंगे, उसके हाथ पांव टच में रहेगा, परिवार, पास पड़ोस। आपसे सीधा सीधा पूछा जाता है कि परिवार कौन से कारक है, प्राथमिक या द्वितीयक, तो याद रखिएगा प्राथमिक कारक। द्वितीयक कारक कौन सा है, जिससे बच्चा डायरेक्ट नहीं जुड़ा रहता है, जैसे मीडिया, रेडियो, स्कूल इत्यादि, ये सब समाजीकरण का द्वितीयक कारक है। लेकर चलते हैं दोस्तों सेशन का अगला नंबर क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है सो देखिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में किस सिद्धांतकारी ने नैतिक तर्कना के अध्ययन के लिए संज्ञानात्मक विकास दृष्टिकोण का उपयोग किया है। तो आपको इतना दोस्त पता होगा कि संज्ञानात्मक विकासात्मक सिद्धांत किसने दिया, तो ये जीन प्याजे ने दिए थे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो इसका डायरेक्ट पूछ लिया इसका नाम, सिद्धांत का नाम, तो आपको कई बार याद रखना पड़ता है। तो जीन प्याजे से संबंधित अगर सिद्धांत का नाम पूछे, जैसे कि इस क्वेश्चन ने पूछा है, तो ये है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। अच्छा, इन्होंने विकास के कितने अवस्था के बारे में बात किया है, तो विकास के कुल 4 अवस्थाओं के बारे में बात किया है। सबसे पहला नंबर कौन सा बताया है इन्होंने, समवेदी अवस्था। समवेदी और संवेदी पेशी अवस्था कहाँ से कहाँ तक चलता है, 0 से लेकर 2 वर्ष तक संवेदी पेशी अवस्था। उसके बाद कौन सा आता है, पूर्व संक्रियात्मक। ये पूर्व संक्रियात्मक काल कब से कब तक चलता है दोस्तों, तो 2 से लेकर 7 वर्ष तक। तीसरा अवस्था का इन्होंने कौन सा बात किया है, मूर्त संक्रियात्मक। अगर ये बात सब आपको जानकारी रहता है तो कभी भी इससे आने वाले सवाल आपको छूटेगा नहीं। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, चौथा का नाम क्या है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इससे पूछा जाएगा आपका उम्र कितना होता है अमूर्त संक्रियात्मक, तो 11 से लेकर 15 वर्ष तक का होता है। संवेदी पेशी अवस्था का कोई खासियत अगर पूछे कि इस वर्ष के जो बच्चे होते हैं वह किसके आधार पे काम करता है, तो संवेदी अंगों के आधार पे काम करता है। संवेदी अंग के आधार पर आँख, नाक, जीभ, त्वचा के ही आधार पे कोई भी क्रिया करता है। इस उम्र का बच्चों को क्या खासियत है, तो यह क्या करता है कि श्रेणी में नहीं लगा पाता है, संरक्षण नहीं कर पाता है, और श्रेणी क्रम, संरक्षण ये सब कार्य नहीं कर पाएगा। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के जो बच्चे होते हैं वो जो कुछ भी क्रिया करेगा वह देख कर ही क्रिया करता है, मूर्त वस्तुओं पर क्रिया करता है। और अमूर्त चिंतन में बिना देखे हुए वस्तु अगर अमूर्त भी है फिर भी उस पर चिंतन कर सकता है। तो दोस्तों इतना बात ध्यान में रख रहिएगा। चलिए लेकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, और 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए कि बच्चे दुनिया को लेकर अपनी समझ सक्रिय रूप से निर्मित करता है। देखिए कह रहा है कि बच्चा जो है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं या फिर जो भी दुनिया में बच्चे हैं वह जो भी समझना चाहता है या समझने की कोशिश करता है वह सक्रिय रूप से सीखना चाहता है, समझना चाहता है। यह कथन किसका है, सक्रिय शब्द से संबंधित है थॉर्नडाइक, स्किनर, जीन प्याजे या पावलोव। तो दोस्तों आपको पता होगा कि ये सब व्यवहारवादी है, जबकि ये रचनावादी है। और रचनावादी कहता है कि हाथ पांव चलाओ, रहो तुम सदैव क्या ज्ञान के लिए सक्रिय। रचनावादी सिद्धांतकारी और कौन सब है, जीन प्याजे है, कोहलबर्ग है, वाइगोत्स्की है, ये सब रचनावादी है। और यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि रचनावादी इनमें से कौन सा है, अर्थात सक्रियवादी वाले विचारधारा कौन रखते हैं, तो जीन प्याजे। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। देखिए दोस्तों 7 नंबर क्या कह रहा है कि अध्यापन और अधिगम मतलब टीचिंग और लर्निंग के संदर्भ में कौन सा तकनीक लेव वाइगोत्स्की ने समर्थन नहीं किया है। दोस्तों आपको पता होगा कि लेव वाइगोत्स्की महोदय जो थे उन्होंने अपना एक सिद्धांत दिया था।
अब सिद्धांत का नाम आपसे अगर पूछ ले तो सीधा सीधा कहिएगा इसके सिद्धांत का नाम है सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। क्या कहेंगे? लेवाइगोत्स्की का सिद्धांत कौन सा है? सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। अच्छा, इन्होंने कुछ शब्दों को अपने सामने रखा, प्रमुख शब्द। अब इनके कुछ प्रमुख शब्द क्या है? इन्होंने सबसे पहले पार शब्दों को रखा, जिसे स्कैफोल्डिंग कहा जाता है। ZPD मतलब समीपस्थ विकास क्षेत्र, इन्हीं का शब्द है। इन्होंने महत्वपूर्ण अपने बच्चों को विकास में माना है भाषा को, और उन्होंने कहा जो कुछ भी बच्चे सीखता है वह समाज में कैसे सीखता है? अंतः क्रिया के माध्यम से सीखता है। इन्होंने अपना और भी शब्द दिया है, जैसे कि निजी भाषण का बात किया है इन्होंने। निजी भाषण कि बच्चे अपने आप से भाषण करते हैं। इसी को दूसरे शब्द में मिलेगा आत्म केंद्रित शब्द को इन्होंने प्रतिपादन किया है। तो देखिए दोस्तों, इनका शब्द सहकारात्मक अधिगम है, बिल्कुल सहयोग से सीखना चाहिए समाज में रहकर। पार देना सहायता अधिगम है। प्रतिपादन अधिगम इनका शब्द नहीं है, अतः इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा, एक सेकंड दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों, लेकर चलते हैं सेशन का अगला 8वां नंबर क्वेश्चन। क्या कर रहा है? किसी एक पहेली के टुकड़ों को तोड़ते समय मिट्टी अपनी क्रियाओं को निर्देशित करने के लिए बोल बोल कर काम करती है। स्वयं को निर्देशित करने से संबंधित भाषा के इस प्रयोग को लेवाइगोत्स्की ने क्या कहा है? जस्ट अभी दोस्तों मैंने आपको बताया है कि निजी भाषण कहा है जीन पियाजे ने, कि कोई भी कार्य करता है तो अपने खुद से खुद को बात करना निजी वाचन कहलाता है। निजी वाचन। आत्म केंद्रित किसका शब्द है? तो जीन पियाजे का है यह। जीन पियाजे क्या कहते हैं कि आत्म केंद्रित ये ईगोसेंट्रिक होता है। अगर मिठाई के घर में बैठा दो इस बच्चे को तो कहेगा ये सारा मिठाई मेरा है, मैं किसी को नहीं देने वाला हूँ। जो मैं हूँ वही सत्य है, जो मैं बोलूँ वह सत्य है, बाकी दुनिया झूठा है। तो ये आत्म केंद्रित होता है जो जीन पियाजे का है। लेकिन निजी वाचन अर्थात खुद से कोई काम करने के लिए खुद का बात करना, कि भाई जो है सो कोई पहेली सुलझा रहा है और खुद से खुद का विचार कर रहा है और समझने की कोशिश कर रहा है, तो ये निजी विचार, निजी भाषण, आत्मभाषण, आत्म केंद्रित, ये सब वाइगोत्स्की का है। तो चलिए दोस्तों, लेकर चलते हैं सेशन का अगला। लॉरेंस कोहलवर्ग के नैतिक सिद्धांत के अनुसार नैतिक विकास के क्रम के किस स्तर पर व्यक्ति कानून और सामाजिक स्वीकृति की परवाह किए बिना, देखो दोस्तों, कह रहा है न तो कानून को मान रहा है और न समाज में बनाए गए प्रथाओं को मान रहा है, और आत्म अनुभूति द्वारा स्वयं निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर उचित ठहराता है और फिर उससे उठ करके कोई समाज हित के लिए कार्य करता है, तो इसको कहते हैं सार्वनैतिक सिद्धांत। मतलब सबसे ऊपर वाला यह जो है सो नैतिक विकास का सिद्धांत है। दोस्तों, आपको पता होगा कि कोहलवर्ग जो नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? आपको जब भी आए कोहलवर्ग, तो कोहलवर्ग से जुड़ा हुआ कुछ बात याद रख रहिएगा। इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है? नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। इन्होंने कुल कितने मतलब स्तर बताए हैं? तो इन्होंने टोटल 3 स्तर बताए हैं। अगर इनसे पूछा जाएगा कि जैसे आपसे पूछा जाए कि बताइए कोहलवर्ग ने चरण कितने दिए हैं, तो 6 चरण दिए हैं। अब देखते हैं स्तर कौन कौन से हैं। सबसे पहला है पूर्व परंपरागत स्तर, उत्तर परंपरागत और पूर्व परंपरागत, परंपरागत और उत्तर परंपरागत। सभी तीनों चरण में तीनों स्तर में 2-2 चरण है। स्तर पहला का भी 2 चरण, स्तर दूसरा का भी 2 चरण और स्तर तीसरा का भी 2 चरण। इस प्रकार कुल 6 चरण होते हैं। पहला चरण का नाम क्या है? दंड एवं आज्ञा पालन। मतलब इस उम्र के जो बच्चे होंगे वह कोई कार्य तभी करेगा जब उसे मिलेगा दंड, तो दंड एवं आज्ञा पालन का चरण कहलाएगा। इस उम्र के बच्चे केवल तभी काम करेगा जब उसको मिलेगा कोई प्रोत्साहन राशि, चॉकलेट। अगर प्रोत्साहन रूप से अगर कोई कुछ नहीं मिल रहा, रुपया, पैसा, चॉकलेट, तो वह काम नहीं करेगा। तीसरा चरण के बच्चे होते हैं ये जो
उसको अपने बड़ाई सुनने के लिए कोई काम करता है। चौथे चरण के बच्चे होते हैं जो नियम कानून में रहकर, नियम समाज को जो बना है कानून उसको तोड़ेगा नहीं, उस नियम में रहकर ही कोई दायरा का नैतिक व्यवहार करेगा। चौथा नंबर में कह रहा है कि समाज का नियम बना हुआ रहेगा, उसको तोड़ देगा यदि उसे उसके लिए कोई राशि मिलता हो, कॉन्ट्रैक्ट पे काम करता हो। और छठा नंबर कह रहा है कि समाज के हित के लिए कोई भी कानून को तोड़ा जा सकता है, इसमें निजी फायदा नहीं देखा जाएगा, जबकि इसमें भी कानून तोड़ा जाएगा, इसमें भी कानून तोड़ा जाएगा। इसमें निजी फायदा के लिए कानून तोड़ता है, कुछ रुपया पैसा अगर तुम दो तो मैं किसी के लिए, कि तुम्हारे लिए किसी को मैं मर्डर भी कर सकता हूँ। तो ये है 5वां चरण में। और जैसे कि महात्मा गांधी, मदर टेरेसा, ये सब जो है सो सार्वभौमिक नैतिक विकास के सिद्धांत में आते हैं, जो समाज में अपना हित छोड़कर समाज के लिए लड़ने का काम किया। चलिए दोस्तों, सेशन का अगला नंबर क्वेश्चन 10 और इस एपिसोड का लास्ट होगा। प्रगतिशील कक्षा में अध्यापक विद्यार्थियों को समूह में कार्य देकर का समन्वय अधिगम कार्य संपादित के लिए सुसाध्य करता है। ऐसे करके वह विद्यार्थियों में क्या बढ़ावा दे रहा है? दोस्तों आप जानेंगे यहाँ पे प्रगतिशील शिक्षा। दोस्तों आपको पता होगा प्रगतिशील शिक्षा के बारे में, इससे संबंधित कुछ पॉइंट को जानिए। प्रगतिशील शिक्षा का केंद्र बिंदु क्या है? तो आप याद रखिएगा, सहयोग अधिगम। आपस में सहयोग के द्वारा प्रगतिशील शिक्षा काम करता है। इसमें जो भी बच्चे होंगे वह ज्ञान को अपना निर्माण करेंगे, किस रूप में? सक्रिय रह करके। जो पुराना अनुभव है बच्चों में, पुराने अनुभव को नए अनुभव के साथ जोड़कर ज्ञान की प्राप्ति होगी, तब प्रगतिशील शिक्षा होता है। इसमें ध्यान रखा जाता है कि बच्चे डेवलप्ड हो, बच्चे में समस्या समाधान की गुण डेवलप्ड हो। इसमें ध्यान रखा जाता है कि बच्चे में डेवलप किया जाए समालोचनात्मक चिंतन। कौन सा? समालोचनात्मक चिंतन, क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप कराना इसका उद्देश्य होता है। तो प्रगतिशील शिक्षा के बारे में प्रतियोगिता पर यह बल नहीं देता है, सहभागी अधिगम प्रतिद्वंद्विता पर नहीं देगा, कुंठा पर नहीं देगा। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। दोस्तों आपको कैसा लगा वीडियो एक बार ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।